नमस्कार बच्चों। देखो बच्चों, आपका टॉपिक क्या है आज? राइटिंग स्किल्स। तो बच्चों, ये जो स्किल होते हैं इंग्लिश में आप जानते हो LSRW, लिसनिंग एक स्किल है, स्पीकिंग दूसरा स्किल है, रीडिंग और अंतिम की कौन सा है? राइटिंग स्किल। तो राइटिंग स्किल्स का मतलब लेखन कौशल होता है और इसके अंतर्गत बच्चों आएगा कंपोजिशन वाला पार्ट। कंपोजिशन से मतलब ये है कि आपको जो लेटर है उसके टाइप बताएंगे हम। 2 टाइप्स ऑफ लेटर्स आर देयर। ये तो आप अलग अलग प्रकार के पत्र लिखते हो, लेकिन मुख्य रूप से हमने क्या किया है कि लेटर्स को हमने 2 भागों में क्लासिफाई किया है। एक लेटर्स तो वो होते हैं जिन्हें आप अनजान लोगों को लिखते हैं। एक लेटर्स तो वो होते हैं जिन्हें आप अनजान लोगों को लिखते हैं और आपकी जो शब्दावली है उसमें प्लीज, थैंक यू, काइंडली, ग्रेटफुल, सिंसियरली, ओबीडियंटली, है ना, फेथफुली, इस तरीके के शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को जब आप पत्र लिखते हैं और जब वो आपका जरा सा भी काम कर दे तो आपको ऐसा लगता है कि वो आपके ऊपर कोई उपकार कर रहा है, वो आपको ओब्लाइज कर रहा है, वो आपके ऊपर एहसान कर रहा है। इस तरीके के लोगों को जो आप पत्र लिखते हैं उनसे आपके संबंध बच्चों औपचारिक होते हैं। हिंदी में आप उनको औपचारिक कहते हैं और अंग्रेजी में सच रिलेशंस आर नोन एज फॉर्मल रिलेशंस इन इंग्लिश। अंग्रेजी में जो ऐसे रिलेशंस होते हैं उनको आप फॉर्मल रिलेशन, औपचारिक संबंध कहते हैं और जिनके ऊपर आपका हक होता है। जैसे आपने मम्मी पापा को पत्र लिखा, आपने किसी भी ऐसे व्यक्ति को लिखा जिससे आपका ब्लड रिलेशन है, आपने अपने दोस्तों को लिखा, अपने फ्रेंड्स को लिखा। तो दोस्तों में बच्चों डियर राजू कह के बोलते हैं आप उसको सर नहीं बोलते हैं, आप उसके लिए आदर सूचक शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं और आप और आपके दोस्त के मध्य जो आपका व्यवहार है उसमें किसी प्रकार का बनावटीपन या उसमें किसी भी प्रकार की कृत्रिमता, आर्टिफिशियलिटी या उसमें किसी भी प्रकार की औपचारिकता या फॉर्मेलिटी नहीं होती है। इसलिए ऐसे लोगों को जब आप पत्र लिखते हैं तो सच लेटर्स आर क्लासिफाइड इनटू द कैटेगरी ऑफ इनफॉर्मल लेटर्स। ऐसे पत्रों को आप अनौपचारिक पत्रों की श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत करते हैं। ऐसे पत्रों को आप अनौपचारिक पत्रों की श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत करते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम पढ़ रहे हैं। देखेंगे आप, सबसे पहले आप देखेंगे रीडिंग वाला पार्ट। देखो क्या लिखा हुआ, राइटिंग स्किल्स, लेटर, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। बताया क्या होता है फॉर्मल और क्या होता है इनफॉर्मल। ऐसे पत्र जिनमें प्लीज, काइंडली, योर्स ओबीडियंटली, योर्स फेथफुली, योर्स सिंसियरली, योर्स ट्रूली, ग्रेटफुल, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग जिन पत्रों में किया जाता है ऐसे पत्रों को आप कहते हैं बच्चों फॉर्मल लेटर्स। और जिनमें ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता और जब आप किसी व्यक्ति को संबोधित करते हैं तो आप सीधे जनरली उसको नाम से संबोधित करते हैं, या जैसे पिताजी को लिखते हैं तो डियर फादर लिखते हैं आप, उसमें रेस्पेक्टेड वगैरह इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग नहीं होता। तो आप ये समझें कि इस प्रकार के जो पत्र होते हैं जहां फॉर्मेलिटी नहीं होती वो इनफॉर्मल कहलाते हैं और जहां फॉर्मेलिटी अर्थात औपचारिकता होती है वो फॉर्मल लेटर्स कहलाते हैं। देखना आप, पहला वाला पार्ट ये है। रीडिंग में लिखा हुआ, रीड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेटर्स गिवन बिलो। बिलो का मतलब समझ गए, एक पर्टिकुलर रेखा से नीचे। मैंने कई बार कहा कि बिलो का मतलब नीचे नहीं होता, बिलो का मतलब बच्चों तुलनात्मक दृष्टि से नीचे होता है। अंडर का मतलब नीचे होता है लेकिन बिना छुए हुए। अंडर के अंदर क्या सरफेस को टच करने का मीनिंग नीत नहीं होता। जैसे मैं कहता हूं कि द केटल आर सिटिंग अंडर द बनियन ट्री, या मैंने आपको कहा कि केटल आर सिटिंग अंडर द बनियन ट्री का मतलब यह हुआ कि मवेशी बरगद के पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं और वे जो बरगद की सरफेस है, उसकी जो सतह है, उसको छू नहीं रहे हैं। तो अंडर का मतलब नीचे होता है लेकिन उसमें सरफेस को टच करने का मीनिंग नहीं होता। और बिलो का मतलब नीचे होता है लेकिन बच्चों इसमें तुलनात्मक दृष्टि से कंपेरेटिवली बिलो। इसका मतलब यह हुआ कि तुलनात्मक दृष्टि से नीचे का भाव होता है। जैसे दे लीड ए लाइफ बिलो पॉवर्टी लाइन, अर्थात वे गरीबी रेखा से नीचे जीवन जीते हैं। तो गरीबी रेखा बच्चों एक रेखा खींची हमने काल्पनिक, और उसकी तुलना में जो लोग नीचे जीते हैं उन्हें आप बीपीएल कहते हैं, लेकिन जो लोग उससे ऊपर जीते हैं उन्हें आप एपीएल, अबव पॉवर्टी लाइन कहते हैं, और नीचे जीने वाले लोगों को आप बिलो पॉवर्टी लाइन कहते हैं। बात समझ में आ रही है? ओके, तो रीड द, और देखो बच्चों ये सेंटेंस किससे स्टार्ट हो रहा है? ये सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट नहीं हो रहा, ये सेंटेंस वर्ब से स्टार्ट हो रहा है। कई बार बताया है ऐसे सेंटेंस जो वर्ब से शुरू होते हैं ऐसे वाक्यों को आप बच्चों इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। हिंदी में उनको आज्ञार्थक वाक्य कहा जाता है, लेकिन बच्चों इनमें केवल आज्ञा का ही भाव नहीं होता, इनमें ORA यानी ऑर्डर, रिक्वेस्ट या एडवाइस का भाव होता है।
ऑर्डर, रिक्वेस्ट या एडवाइस का अभाव होता है। तो देखो बच्चों, यहाँ आपको ऑर्डर दिया जा रहा है, यू आर इंस्ट्रक्टेड, आपको इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है। ये इंस्ट्रक्शन है, रीड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेटर्स गिवन बिलो, यानी नीचे दिए गए जो अलग अलग प्रकार के पत्र हैं उनका आपको अध्ययन करना है। एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, और जो नीचे दिए गए सवाल हैं उनके आपको जवाब देने हैं। क्वेश्चन के पहले बच्चों फॉलोइंग शब्द आया है, FOLLOW में ING जोड़ दिया है हमने, इसका मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING जोड़ा गया है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल हुआ। परंतु बच्चों ये क्वेश्चन नाउन के पहले आके उसकी विशेषता बता रहा, निम्नलिखित प्रश्न, इसलिए किसका काम कर रहा है, इसलिए ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। समझ में आ रहा है? इसलिए एडजेक्टिव का काम कर रहा है क्योंकि नाउन के ठीक पहले आकर के ये उसको क्वालिफाई कर रहा है। आगे बढ़ेंगे। रीड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेटर्स गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, और नीचे दिए गए जो फॉलोइंग क्वेश्चंस हैं, निम्नलिखित प्रश्न हैं, उनको आपको जो है उनके उत्तर देने। देखो बच्चों, पहला कैसे लिखा हुआ है, फॉर्मेट देखो, सबसे ऊपर लिखा हुआ जैन बुक डिस्ट्रीब्यूटर्स, हिंदी में कहेंगे इसको जैन पुस्तक। और डिस्ट्रीब्यूटर कौन होते हैं बच्चों, वितरित करने वाले लोग, वितरण करने वाले, ठीक है। तो जैन बुक डिस्ट्रीब्यूटर्स ये किसी फर्म का नाम है, ये प्रतिष्ठान का नाम है, दिस इज द नेम ऑफ ए फर्म। ओके, एड्रेस नीचे लिखा हुआ बच्चों 6th, फिर कोमा चौरा रास्ता जयपुर, ये कोई दुकान का नाम है, मलिक बुक एंड कंपनी, ठीक है। उसी तरीके से आपको दे दिया जैन बुक डिस्ट्रीब्यूटर्स, दिस इज द नेम ऑफ ए फर्म, ये फर्म का नाम है, नीचे एड्रेस है 6th, 6ठे नंबर की दुकान है, चौरा रास्ता जयपुर। समझ में आ गई? ऊपर आपने अपनी जो दुकान है, प्रतिष्ठान है, उसका पता आपने लिखा। राइट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ जरा देखना। राइट हैंड साइड में लिखा हुआ बच्चों TEL टेल, आप जानते हैं TELL टेल यानी बताना होता है, और TEL टेल यानी टेलीफोन होता है। क्या होता है ये बच्चों? अब्रेविएशन है। अब्रेविएशन समझो क्या होता है एब्रेविएशन? एब्रेविएशन का मतलब होता है बच्चों ब्रीफ फॉर्म ऑफ ए वर्ड, ब्रीफ फॉर्म ऑफ 2 और मोर वर्ड्स, 2 या 2 से अधिक शब्दों को जब संक्षिप्त रूप में लिखा जाता है तो आप उसे अंग्रेजी में अब्रीविएशन कहते हैं। संक्षिप्त, ये संक्षेपण होता है। जैसे बच्चों एक शब्द देखना, आपके आएगा भी, आइए ASAP, असैप। इसे जब आप डिक्शनरी में देखोगे तो आपको ये शब्द नहीं मिलेगा, क्योंकि ये अपने आप में एक शब्द थोड़ी है, ये तो बच्चों अपने आप में एक पूरा फ्रेज है। जानते हैं इसका मतलब क्या होता है? एज असैप लिखा मैंने, असैप। जैसे मैं आपको कहता हूं मीट मी असैप, सो दैट आई कैन प्लान अहेड, मुझसे मिले आप असैप, ठीक है, ताकि मैं आगे की प्लानिंग बना सकूं। यह असैप का मतलब होता है बच्चों एज सून एज पॉसिबल, माने यथाशीघ्र। क्या मतलब हुआ इसका? देखेंगे आप, एज सून एज, और पी का मतलब क्या होगा? पॉसिबल। एज सून एज पॉसिबल का मतलब होता है जितना जल्दी संभव हो उतना जल्दी। हिंदी में कहेंगे इसको यथाशीघ्र। क्या कहेंगे इसे? यथाशीघ्र। तो देखेंगे आप, इधर लिखा बच्चों TEL टेल, और इसके आगे देखो 0141 कोड है जयपुर का, 28 आइए लिखा है 375290, ये टेलीफोन नंबर है। नीचे FAX फैक्स लिखा बच्चों, ये फैक्स का नंबर है, और उसका भी कोड वही है 0141 28 3752, और ऊपर बच्चों 90 था, नीचे आ गया 91, यानी ऊपर जो नंबर था वो टेलीफोन नंबर था दूरभाष वाला, और नीचे बच्चों फैक्स वाला नंबर है। फैक्स में तो आप जानते हैं एक मशीन होती है, और उस मशीन के अंदर आपको कोई भी डॉक्यूमेंट रखना होता है वो आप रख देते हैं, एंड विद इन ए मिनट और 2, और 1 या 2 मिनट के भीतर क्या होता है, आपकी जो मशीन है आपके उस दस्तावेज की फोटो स्टेट कॉपी उस जगह भेज देती है जहां आपको भेजना होता है, जिस नंबर पे आपको भेजना होता है। तो ऐसी जो बच्चों बड़ी प्रतिष्ठान होती है उनमें कागजों का जनरली आदान प्रदान होता है, और वो फैक्स की मशीन के जरिए होता है। ठीक है बच्चों, पहुंचे तो फैक्स के नंबर होते हैं। फिर नीचे देखो बच्चों क्या लिखा हुआ, टेलीफैक्स ट्रांसमिशन। टेलीफैक्स ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन तो जानते हैं आप, ट्रांसमिशन, ओके, और टेलीफैक्स, तो टेलीफैक्स के जरिए बच्चों ट्रांसमिशन हो रहा है। और देखो दाएं हाथ की तरफ क्या लिख रहा है, डेट। और डेट किस तरीके से लिखते हैं ये भी देखो, 10 नवंबर 2015। ये डेट लिखने का तरीका बिल्कुल गलत है। यहां पर तो चल जाएगा, जहां लिखा है वहां तो चल जाएगा, लेकिन बच्चों जब आप पत्र के अंदर डेट लिखते हो तो डेट लिखने का ये तरीका बिल्कुल गलत है। आपको लिखना पड़ेगा कैसे? 2 तरीके हैं। एक तो आपने लिखा 10 नवंबर 2015, ठीक है बच्चों। कभी कभी ये भी कर सकते हैं आप, देखो एक तरीका तो ये है आपका 10 नवंबर और आपने लिखा 2017, एक तरीका तो ये सही है। और दूसरा बच्चों आप लिख सकते हो शुरू में नवंबर, ये नवंबर आ गया, और अब आ गया 10, फिर लिखो आप 2017। और वैसे बच्चों कायदा तो ये कहता है कि
इन दोनों तरीकों में भी अगर आप 10 को आगे लगाते हैं तो 10 के ऊपर ये भी आपको लगा देना चाहिए, पर ये लगाया भी जा सकता है और छोड़ा भी जा सकता है। पर ये दो तरीके जो है बच्चों तारीख लिखने के दो आदर्श तरीके यही है। दीज आर द टू आइडियल वेज ऑफ राइटिंग ए डेट। आप जब भी कोई डेट लिखते हैं पत्र में, खासतौर पे पत्र में, तो तारीख को लिखने के दो आदर्श तरीके ये हैं 10 नवंबर 2017 या आप यूं कह सकते हैं नवंबर 10, 2017। और ये जो जिस तरीके से आपने डेट लिखी है इस तरीके से पत्र में डेट कभी न लिखी जाए। क्लियर है? नेक्स्ट नीचे देखो बच्चों लिखा हुआ पेजेस, PAGES पेजेस, और आगे 3 और ये शब्द क्या लिखा हुआ देखो INCLG शब्द को देखें, INCLG ये शब्द आपको बच्चों डिक्शनरी में नहीं मिलेगा क्योंकि ये डिक्शनरी लायक शब्द नहीं है। ये तो बच्चों अब्रेविएशन है। क्या है ये तो अब्रेविएशन है। और अगर आप इसकी फुल फॉर्म बनाएंगे तो क्या बनेगी? एंक्लोजर्स। एंक्लोजर्स का मतलब वो सारे कागजात जो आपने पत्र के साथ संलग्न किए हैं। जब आप कोई पत्र प्रेषित करते हैं, व्हेन यू सेंड ए लेटर, जब आप कोई लेटर सेंड करते हैं तो उसके साथ में बच्चों आप कई कागजात को संलग्न करके भेजते हैं। तो जो संलग्न दस्तावेजात होते हैं या जो संलग्न कागजात होते हैं उन्हें अंग्रेजी में एंक्लोजर्स कहते हैं। और शॉर्ट फॉर्म बच्चों इसकी ये देखो ये अब्रीविएशन फॉर्म है। क्या है ये अब्रीविएशन फॉर्म है। देखो क्या लिखा हुआ है 3 एंक्लोजर्स। इसका मतलब ये हुआ कि 3 कागज ऐसे हैं जो हमने हमारी जो पत्र हम भेज रहे हैं उस पत्र के साथ में 3 कागज हम अटैच करके भेज रहे हैं। 3 पत्रों को हम एंक्लोज करके अर्थात संलग्न करके भेज रहे हैं। देखेंगे आगे देखो बच्चों बाएं हाथ की तरफ आएंगे आपको सवाल ये पूछा जा सकता है कि इस तरीके का जो लेटर होता है, पहली बात तो आपसे प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि ये पत्र जो हम पढ़ रहे हैं ये कैसा है। तो बच्चों आप जानते हो कि ये पत्र एक फॉर्मल लेटर है। कैसे पता चला? वो आगे जब मैं जो शब्द बता रहा हूं वो सारे शब्द आएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये एक फॉर्मल लेटर है। दूसरी एक बात ये भी है, ये बच्चों एक कवरिंग लेटर है। दिस इज ए कवरिंग लेटर फॉर ए फैक्स। जब आप किसी को फैक्स भेजते हैं तो फैक्स के लिए कवरिंग लेटर, एक आवरण पत्र बना के भेजा जाता। कवरिंग लेटर को हिंदी में आवरण पत्र कहते हैं। ठीक है, ये पारिभाषिक शब्दावली का प्रश्न है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा हुआ है। कवरिंग लेटर को हिंदी में कहा जाता आवरण पत्र। तो दिस इज ए कवरिंग लेटर फॉर राइटिंग ए फैक्स। एक फैक्स लिखने के लिए कवरिंग लेटर कैसे लिखते हैं वो चीज मैं आपको समझा रहा हूं। तो सबसे ऊपर क्या लिखा बच्चों? आपने अपने प्रतिष्ठान का नाम लिखा हुआ है, नीचे एड्रेस लिखा, राइट हैंड साइड में क्या लिखा आपने? टेलीफोन नंबर, और टेलीफोन के जस्ट नीचे आपने क्या लिखा? कोड। टेलीफोन के नीचे फैक्स नंबर। लेकिन यह भी याद रहे कि चाहे टेलीफोन लिखो चाहे आप फैक्स नंबर लिखो, लेकिन संबंधित शहर का कोड नंबर लिखना न भूलें। टेलीफोन नंबर जो लैंडलाइन नंबर है उसके ठीक पहले आपको क्या लिखना जरूरी है? उसके ठीक पहले आपको उसका जो कोड नंबर है, शहर का कोड, जैसे 0141, 0143 एक्स्ट्रा जिस प्रकार के होते हैं वैसे आपको लिखने हैं। बीच में देखो बच्चों ये लिखा हुआ टेलीफैक्स ट्रांसमिशन, ये तो इसका टाइटल है, लिखना पड़ेगा। और राइट हैंड साइड में आपको क्या लिखना पड़ेगा? डेट। और डेट लिखने के 2 आदर्श तरीके ये हैं जो मैंने बताए। और डेट के ठीक नीचे आपको क्या लिखना पड़ेगा? डेट के ठीक नीचे बच्चों 2 पेज 3 पेज जितने भी आपने लिखे हैं, जितने भी आपने संलग्न किए हैं वो लिख के आइए। ये शब्द लिखेंगे, इसको क्या बोलते हैं? एंक्लोजर्स। क्या बोलते हैं इसको? एंक्लोजर्स। और हिंदी में इसका अनुवाद क्या होगा? संलग्न कागजात या दस्तावेजात। राइट हैंड साइड में आओ, सॉरी लेफ्ट में बच्चों 2 ऑक्सफोर्ड बुक लिमिटेड। इसका मतलब जिसे आप पत्र भेज रहे हैं 2 लिख करके उसके आगे आप क्या लिखोगे? एक तो प्रेषक होता है, एक प्रेषिती होता है, एक तो सेंडर होता है जो भेजता है, और एक रिसीवर होता है जो पत्र को प्राप्त करता है। तो बच्चों 2 के आगे आपको क्या लिखना पड़ेगा? ऑक्सफोर्ड बुक्स लिमिटेड, यानी जिस प्रतिष्ठान के नाम आप पत्र लिख रहे हैं जो प्रेषिती है वो आपको यह लिखना पड़ेगा। और बच्चों आगे देखो क्या लिखा हुआ? री ऑर्डर फॉर राजस्थान एंड हरियाणा। यहां देखो बच्चों री शब्द को देखो आप। री का मतलब क्या होता है? ये जो री है इसका मतलब तो पुनः होता है, दोबारा, लेकिन यहां इसका मतलब ये नहीं है। री का मतलब तो पुनः या दोबारा होता है, RE। री यानी क्या होता है? जैसे मैं कहता हूं रीचेकिंग, दोबारा चेकिंग करवाते हैं आप, रीटेस्ट करवाते हैं आप। ठीक है, और तो मैं समझाना चाहता हूं कि जनरली री का मतलब हिंदी में पुनः है, अगेन या दोबारा होता है। पर यहां पत्र में बच्चों ये जो री शब्द है इसका मतलब है रिगार्डिंग। रिगार्डिंग को हिंदी में क्या बोलेंगे? सम्मान देना नहीं कहेंगे। रिगार्डिंग का मतलब होता है के बाबत, यानी फला विषय के बारे में। जैसे मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आई वांट टू टॉक टू यू रिगार्डिंग दैट मैटर। मैं उस मामले के बारे में आपसे बात करना चाहता हूं
तो इसका मतलब के बारे में या के बाबत होता है। री का मतलब क्या हुआ है? री का मतलब रिगार्डिंग, और आगे लिखा हुआ बच्चों ऑर्डर फॉर राजस्थान एंड हरियाणा। राजस्थान और हरियाणा का जो ऑर्डर है जो आपको दिया गया था उसके बाबत अर्थात उसके विषय में, उसके संदर्भ में। आगे समझ में? री का मतलब ये होता है। नीचे देखो बच्चों, सबसे ऊपर टू लिखा आपने, टू के आगे क्या लिखा आपने उस प्रतिष्ठान का नाम लिखा जिसे आप पत्र भेजने वाले हैं। री लिख करके आपने प्रसंग लिखा, उसमें संदर्भ लिखा कि किस बाबत आप पत्र भेज रहे हैं। एक प्रकार से सब्जेक्ट ही हो गया है, कॉन्टेक्स्ट हो गया है। और नीचे देखिए बच्चों, आप एक लिखा हुआ कैपिटल लेटर में FAO, FAO ये भी देखो आप, ये क्या होता है? FAO यो लिखा हुआ है। इसका मतलब लिखो बच्चों फॉर द, ए का मतलब होता है अटेंशन, फॉर द अटेंशन। ओ का मतलब होता है ऑफ। FAO का मतलब हो गया फॉर द अटेंशन ऑफ, यानी फला आदमी के ध्यानार्थ, फला व्यक्ति का ध्यान आकर्षित करने के लिए, फला व्यक्ति का ध्यान या फला व्यक्ति के नोटिस में डालने के लिए, ऐसा मीनिंग इसका। देखो आप FAO, इसकी फुल फॉर्म होगी फॉर द अटेंशन ऑफ। ठीक है, तो FAO क्या है? आपने लिखा बच्चों मिस्टर रंजीत साहनी। रंजीत साहनी कौन है? रंजीत साहनी उस प्रतिष्ठान का प्रोपराइटर है, उस फर्म का प्रोपराइटर है जिस फर्म के नाम आप पत्र भेज रहे हैं। तो आपने लिखा FAO मिस्टर रंजीत साहनी। इसका मतलब ये हुआ फॉर द अटेंशन ऑफ मिस्टर रंजीत साहनी, यानी श्रीमान रंजीत साहनी के नोटिस में लाने बाबत या उनके ध्यान को आकर्षित करने के क्रम में। आगे बढ़ाएं। आगे देखो बच्चों, सबसे पहले बाएं हाथ की तरफ क्या लिखा हुआ है? एक लाइन छोड़ करके स्पेस देखिए, आपने लिखा डियर मिस्टर साहनी। देखो इसे कहते हैं बच्चों सल्यूटेशन। पत्र का ये जो भाग है इसको कहा जाता है सल्यूटेशन। पत्र चाहे कोई सा भी हो बच्चों, एक पत्र के मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं। देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ ए लेटर। एक जो लेटर होता है उसके मुख्य रूप से कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं। तीनों पार्ट बताता हूं आपको। देखो SMS, क्या क्या है SMS? पहला है बच्चों, S का मतलब होगा सुपरस्क्रिप्शन, ओके। दूसरा होगा बच्चों M का मतलब मैसेज या बॉडी, मैसेज या पत्र की बॉडी, ओके। और जो तीसरा है बच्चों यह है S का मतलब होता है सब्सक्रिप्शन। ये जो सब्सक्रिप्शन है बच्चों, इसके ऊपर तो परीक्षा में कई बार प्रश्न पूछा गया है। सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है कि जब आप पत्र को समाप्त करते हैं तो ए लेटर मस्ट नॉट एंड एब्रप्टली, ए लेटर मस्ट नॉट एंड एब्रप्टली। इसका मतलब एक पत्र को सहसा या एक पत्र को अकस्मात समाप्त नहीं होना चाहिए, बल्कि उसको धीरे 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 समाप्त होना चाहिए। और आपको पत्र को, जब आप पत्र को समाप्त करें तो यू मस्ट टेक कर्टियस लीव, यू मस्ट टेक कर्टियस लीव, विनम्रता पूर्वक आपको पत्र से अवकाश लेना चाहिए। तो सब्सक्रिप्शन का मतलब कर्टियस लीव टेकिंग होता है। कर्टियस का मतलब होता है बच्चों विनम्रता पूर्वक, और लीव का मतलब अवकाश, और टेकिंग का मतलब लेना होता है। तो विनम्रता पूर्वक अवकाश लेना या विनम्रता पूर्वक पत्र को समाप्त करना, पत्र का समापन करना क्या कहलाता है? सब्सक्रिप्शन कहलाता है। ठीक है, तो सब्सक्रिप्शन में बच्चों आप क्या लिखते हो? सीधे अपना नाम तो लिखोगे। अगर आप प्रधानाचार्य को लिख रहे हैं तो योर्स ओबीडियंटली लिखेंगे। अगर आप जिला कलेक्टर को लिख रहे हैं तो आप योर्स फेथफुली लिखेंगे। उसी प्रकार से अगर अखबार के एडिटर को लिख रहे हैं तो योर्स ट्रूली लिखेंगे। और उसी प्रकार से अगर आप अपने मम्मी पापा को लिख रहे हैं तो योर्स अफेक्शनेटली या योर लविंग सन लिखेंगे। उसी तरीके से आप अगर अपने दोस्त को लिख रहे हैं तब क्या लिखेंगे? आप अपने दोस्त के लिए योर सिंसियरली लिख सकते हैं, ठीक है, या योर लविंग फ्रेंड। इस तरीके से कहकर के आप अपने पत्र को समाप्त करेंगे। तो पत्र का अंत, पत्रांत, यानी पत्र का समापन करने का जो तरीका है, जो सिस्टमेटिक तरीका है, उसे अंग्रेजी में सब्सक्रिप्शन कहते हैं। और ये एक प्रकार की कर्टियस लीव टेकिंग अर्थात विनम्रता पूर्वक पत्र का समापन करना या विनम्रता पूर्वक पत्र से अवकाश लेना जो है वो सब्सक्रिप्शन कहलाता है। तो इस तरीके से बच्चों अपनी बात जारी रहेगी, परंतु इससे पहले लूंगा मैं 2 मिनट का ब्रेक।
बच्चों बता रहा था मैं आपको कि पत्र को जब आप समाप्त करते हैं तो समाप्त करने की शैली या समाप्त करने का जो सिस्टेमेटिक वे है, दैट इज नॉन ए सब्सक्रिप्शन। उसे आप सब्सक्रिप्शन कहते हैं, हिंदी में पत्रांत कहते हैं, और अंग्रेजी में बच्चों इसके लिए शब्द आता है कर्टियस लीव टेकिंग। ये कई परीक्षाओं में पूछा हुआ है, इसलिए इसको आपको इसी रूप में याद करना पड़ेगा। मैसेज या बॉडी के अंदर क्या आता है? पत्र में आपको जो मैसेज कन्वे करना है, द मैसेज विच इज टू बी कन्वेड, यानी जो इन्फॉर्मेशन, द इन्फॉर्मेशन दैट इज टू बी कन्वेड, यानी वही इन्फॉर्मेशन जिसको कि आपको पत्र के माध्यम से कम्युनिकेट करना है, उसी को आप मैसेज या बॉडी कहते हैं। ठीक है बच्चों। और ऊपर जो लिखा हुआ सुपरस्क्रिप्शन, ये दोनों विलोम शब्द हैं। सब्सक्रिप्शन एंड सुपरस्क्रिप्शन आर द एंटोनिम्स, ये दोनों एंटोनिम्स अपोजिट वर्ड्स हैं। सुपरस्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है बच्चों कि जब आप पत्र को शुरू करते हैं तो सबसे पहले क्या लिखते हैं? सेंडर्स, जो पत्र लिखने वाला है उसका पता आता है। जैसा कि मैंने बताया ना आपको, इसमें ऊपर पता इधर एड्रेस आ रहा है, तो जो सेंडर्स एड्रेस होता है, एक तो सेंडर्स एड्रेस लिखते हो आप किधर? राइट हैंड साइड में, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या करते हो आप? जिस व्यक्ति को पत्र भेज रहे हैं, ठीक है, तो जैसे आप प्रिंसिपल को लिख रहे हैं तो टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट स्कूल फला फला, इस तरीके से आप लिखते हैं। तो ये इधर वाला पार्ट और इधर वाला पार्ट, यानी लेफ्ट वाला तथा राइट वाला दोनों पार्ट मिला करके पत्र को शुरुआत करने का जो तरीका है वो जो अंग्रेजी में क्या कहलाता है? सुपरस्क्रिप्शन कहलाता है। देखना आप, FAO मिस्टर रंजीत साहनी, और नीचे लिखा बच्चों आपने डियर मिस्टर साहनी। यहां दो बातें अच्छे से दिमाग में बैठाओ, डियर का डी बड़ा, मिस्टर का एम बड़ा, और साहनी का भी एस बड़ा। क्लियर है? और बच्चे जो कोमा वोमा लगाते थे ना अपन, उसको भूल जाओ। ये पहले हम बताते थे आपको क्या कि प्रिय, जैसे हमने लिखा प्रिय मित्र और फिर कोमा लगाने की परंपरा थी, तो जो कोमा लगाने वाला सिस्टम है उसको आप बिल्कुल भूल जाओ। अब क्या है कि कंप्यूटर का जमाना आ गया है और आपको किसी भी स्थान पर किसी भी कोमा का प्रयोग करने की कोई आवश्यकता नहीं। पहले तो क्या होता था आपको पता है? मिस्टर साहनी, इसके ये भी कोमा आता था, और आपने देखा कि नीचे योर सिंसियरली लिखा हुआ, यहां कोमा आता था, है ना? तो कई जगह कोमाते थे। अब वो कोमा का चक्कर बिल्कुल खत्म है, कोई कोमा नहीं है ना? आप तो सीधे चलें, डियर मिस्टर साहनी, इस लाइन को अंडरलाइन करो बच्चों, और यहां पर कौन सा शब्द पकड़ो? एक तो आपने डियर लिखा और एक आपने मिस्टर लिखा। यानी जब आप अपने दोस्त को बोलते हैं तो ऐसे कहते हैं कमॉन राजू। क्या ऐसे बोलता है कोई आदमी कि कमॉन मिस्टर राजू? यानी आप अपने दोस्त को मिस्टर कह के संबोधित नहीं करते हैं, यानी आपके और उसके संबंधों में किसी प्रकार की फॉर्मेलिटी नहीं है। मिस्टर आ जाए, मिसेज आ जाए और मिस आ जाए, ये शब्द क्या है बच्चों? ये औपचारिकता को दर्शाते हैं। दीज वर्ड्स शो फॉर्मेलिटी, ये जो शब्द हैं ये औपचारिकता को दर्शाते हैं। इस शब्द से आपको पता चल रहा है कि ये लेटर जो आप लिख रहे हैं ये कैसा लेटर है? ये फॉर्मल लेटर है। आइए देखेंगे, फिर आ रहा थैंक यू शुरू में। जब शुरू में ही थैंक यू आ गया, मैं कहता हूं प्लीज आ जाए, काइंडली आ जाए, थैंक यू आ जाए, मिस्टर आ जाए, मिसेज आ जाए, मिस आ जाए, ये सारे शब्द क्या हैं? ये सारे शब्द वो सिग्नल हैं जो आपको दर्शाते हैं कि आप जिस व्यक्ति को पत्र लिख रहे हैं उससे आपकी रिलेशन कैसे हैं? फॉर्मल हैं। तो थैंक यू आते ही आपको पता चल जाना चाहिए कि पूरा का पूरा पत्र कैसा है। ये एक फॉर्मल लेटर है, ये इनफॉर्मल नहीं है। ठीक है? तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, फॉर सेंडिंग अस, हमें भेजने के लिए, ऑल द टाइटल्स, यानी सारे टाइटल्स, इन अवर ऑर्डर नंबर, हमने जो ऑर्डर दिया था, ऑर्डर नंबर आदेश क्रमांक RJP, ठीक है, 12531, ये जो आदेश संख्या है, इस आदेश संख्या के अंतर्गत आपने हमको जितने भी टाइटल्स की जानकारी दी उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे देखो, कोमल फुल स्टॉप है, आई एम फैक्सिंग द कंप्लीटेड फॉर्म। अब मैं क्या कर रहा हूं? आपने जो इन्फॉर्मेशन दी, जो टाइटल्स दिए, उनको ध्यान में रखते हुए मैंने फॉर्म को कंप्लीट कर लिया है। आई हैव कंप्लीटेड द फॉर्म, मैंने फॉर्म कंप्लीट कर लिया, एंड नाउ आई एम फैक्सिंग द कंप्लीटेड फॉर्म, और अब मैं पूरी तरह से भरा हुआ, सभी प्रविष्टियां किया हुआ जो फॉर्म है उसको फैक्स करके भेज रहा हूं। फॉर कॉमर्स एंड मैनेजमेंट टाइटल्स, हमें चाहिए कॉमर्स और मैनेजमेंट, वाणिज्य और प्रबंधन के टाइटल्स जो हैं वो हमें चाहिए। तो उसके रिगार्डिंग में अपना पत्र, अपना जो फॉर्म है उसको पूरी तरह भर करके मैं आपको फैक्स कर रहा हूं। दैट शुड रीच अस बाय मंथ एंड लेटेस्ट, और आपका जवाब हमारे पास कब तक आ जाना चाहिए? आपका जवाब हमारे पास इस महीने के अंत तक, लेटेस्ट का मतलब अंतिम रूप से इस महीने के अंत तक आपकी प्रतिक्रिया हम तक पहुंच जानी चाहिए। बाई को अंडरलाइन करें बच्चों, और ये समझे कि बाई यानी द्वारा होता है, लेकिन बाय द एंड ऑफ ए मंथ का मतलब होता है फला महीने के अंत तक। यहां पर बाई का मतलब क्या हुआ? तक हुआ। जैसे आई शैल हैव रीच्ड दिल्ली बाय टुमारो, कल तक मैं दिल्ली पहुंच चुका हूंगा, तो यहां बाई का मतलब द्वारा नहीं है, यहां बाई का मतलब
तक है। ओके, आई शैल हैव स्टार्टेड माई ओन बिजनेस बाय द नेक्स्ट ईयर, अगले वर्ष तक मैं अपना स्वयं का बिजनेस शुरू कर चुका हूंगा। तो यहां मैंने जब बाय द नेक्स्ट ईयर बोला तो यहां बच्चों इसका मतलब अगले साल के द्वारा नहीं है, या इसका मतलब अगले साल तक। क्लियर है? नेक्स्ट देखेंगे आप। थैंक यू वेरी मच फॉर सेंडिंग अस ऑल द टाइटल्स इन आवर ऑर्डर नंबर, यानी हमारे आदेश संख्या फला फला के तहत हमें सभी प्रकार के टाइटल्स की सूचना भेजने के लिए आपका शुक्रिया। आई एम फैक्सिंग द कंप्लीटेड फॉर्म फॉर कॉमर्स एंड मैनेजमेंट टाइटल्स, मैं आपको कॉमर्स और मैनेजमेंट टाइटल्स के लिए अपना फॉर्म कंप्लीट करके प्रेषित कर रहा हूं। दैट शुड रीच अस बाय मंथ एंड लेटेस्ट, जो इस महीने के, जो इस माह के अंत तक अंतिम रूप से हम तक वापस आ जाना चाहिए। आई एम गोइंग टू पोस्ट द ऑर्डर दिस आफ्टरनून, मैं आज की दोपहर ही आदेश को पोस्ट करने वाला हूं। आई एम गोइंग टू पोस्ट द ऑर्डर, मैं अपना जो ऑर्डर है उस ऑर्डर को पोस्ट करने वाला हूं दिस आफ्टरनून, यानी आज की दोपहर को, सो ताकि यू शुड रिसीव इट लेटर दिस वीक, ताकि इस सप्ताह में, आज दोपहर में इसको पोस्ट करूंगा तो इस सप्ताह में बाद में जो है आप इसको रिसीव कर सकें, आप इसको प्राप्त कर सकें। आई लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू सून, शीघ्र आपसे प्रतिक्रिया जानने, शीघ्र आपसे जो प्रत्युत्तर प्राप्त करने की उम्मीद में। अंडरलाइन कर लो बच्चों इस पूरी लाइन को। आई लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू सून, इसका हिंदी अनुवाद होगा कि शीघ्र आपकी प्रतिक्रिया जानने की आशा में। अब देखो बच्चों, ये मैंने अंडरलाइन क्यों करवाया है, ये बात आप नोटबुक खोलें अपनी एक बार, और यहां पर देखो बच्चों, एक बात विशेष रूप से देखो, मैंने कई बार कहा है कि टू एक ऐसा प्रीपोजिशन है जिसके बाद सदैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, जैसे आई वांट टू गोइंग नाउ या आई वांट टू गो नाउ। देखना समझना, दोनों सेंटेंस लिखो, आई वांट टू गो नाउ, एक सेंटेंस तो बच्चों हमने ये बताया आपको, और दूसरा हम बता रहे हैं आई वांट टू गोइंग नाउ। प्रश्न ये है बच्चों कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है, मुझे ये बताएंगे आप। प्लीज लुक एट द बोर्ड, कृपया बोर्ड की तरफ देखें एंड रीड बोथ द सेंटेंसेस केयरफुली, दोनों वाक्यों को बहुत ध्यान से पढ़ें। पहला वाक्य आई वांट टू गो नाउ, अब मैं जाना चाहता हूं। दूसरा आई वांट टू गोइंग नाउ, अब मैं जाना चाहता हूं। प्रश्न यह है कि विच ऑफ द टू सेंटेंसेज इज करेक्ट, जो दोनों वाक्य मैंने दिए इनमें से कौन सा सही और कौन सा गलत है। आप पहचान गए होंगे बच्चों कि ऊपर वाला वाक्य बिल्कुल सही है और नीचे वाला गलत है। निष्कर्ष क्या निकला? निष्कर्ष बच्चों ये निकला कि टू शैल ऑलवेज बी फॉलोड बाय द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब। निष्कर्ष ये निकला कि जो टू प्रीपोजिशन है उसके बाद अगर वर्ब आएगी तो सदैव अपनी फर्स्ट फॉर्म में आएगी। ये चीज तो आप सभी जानते हैं, लेकिन बच्चों इसी नियम का अपवाद मैं आपको बताने जा रहा हूं, और वही परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। यहां आपने क्या देखा, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू हियर या हियरिंग। किताब की इस पंक्ति को बच्चों दोबारा देखो क्या लिखा हुआ है, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू हियर या हियरिंग, या हियरिंग आ रहा है। जबकि हमने तो यही निष्कर्ष निकाला है कि टू के बाद तो आईएनजी आता ही नहीं है, टू के बाद तो सदैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और परीक्षा में सवाल यहां से पूछा जाता है। मैं क्लियर करता हूं आपको, ऐसी कौन कौन सी परिस्थितियां हैं जब टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आती है, अपितु वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जुड़कर आता है। ऐसी कौन कौन सी परिस्थितियां हैं जब टू जो है, टू इज नॉट फॉलोड, व्हेन टू इज नॉट फॉलोड बाय द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब बट इट इज फॉलोड बाय द जिरंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ऐसी कौन कौन सी परिस्थितियां हैं जब टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आती, अपितु जिरंड आता है। जिरंड का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ने को जिरंड कहते हैं, बशर्ते वह नाउन का काम करे। हाँ तो बच्चों वो परिस्थितियां देखो एक बार, WAATLU, ठीक है। सबसे पहला वाला है बच्चों विद ए व्यू, विद ए व्यू टू। अब जैसे मैं आपको कहता हूं कि द गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड मेनी स्कीम्स विद ए व्यू टू इंप्रूव द कंडीशन ऑफ द फार्मर्स। या इंप्रूव नहीं आएगा या इंप्रूविंग आएगा। क्या आएगा बच्चों? या इंप्रूव नहीं आएगा या इंप्रूविंग आएगा। विद ए व्यू टू का मतलब होता है को दृष्टि में रख करके, के मध्य नजर, इस प्रकार का इसका हिंदी अनुवाद होगा। लेकिन यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगी, वो अपने साथ आईएनजी जरूर लेके आएगी। दूसरा है बच्चों, ए का मतलब आप लिखेंगे एडिक्टेड टू। एडिक्टेड टू का मतलब होता है, जैसे मैं कहता हूं कि फिल इज एडिक्टेड टू ड्रिंक, नहीं, क्या बोलना पड़ेगा? फिल इज एडिक्टेड टू ड्रिंकिंग, यानी फिल जो है वो शराब पीने का आदी है। एडिक्टेड टू का मतलब किसी चीज का आदी होना होता है। एक शब्द बच्चों देखो, अक्यूस्टॉम्ड टू, यह है देखो, यह अक्यूस्टॉम्ड टू, तो इसका मतलब क्या है बच्चों? इसका मतलब भी अभ्यस्त होना होता है। जैसे मैं आपको कहता हूं कि राकेश इज अक्यूस्टॉम्ड
टू गैम्बलिंग, गैम्बल नहीं गैम्बलिंग आएगा। इसका मतलब किसी चीज का अभ्यस्त होना होता है। और यह है बच्चों टेकन टू, टेकन टू, ठीक है। ही इज टेकन टू कमिंग लेट एवरी डे। इसका मतलब हर दिन वह लेट आने का आदी हो गया है। तो मीनिंग सबके आदी होना जैसा ही है, पर यहां इसका मीनिंग अलग है, इन सबकी मीनिंग एक जैसे हैं। और टेकन टू जो है बच्चों, इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगी, अपितु वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी। फोर्थ फॉर्म का मतलब वो अपने साथ आईएनजी लेकर आएगी। यह है बच्चों आपकी किताब में जो आया है क्या, लुक फॉरवर्ड। लुक फॉरवर्ड टू का मतलब होता है बेसब्री से इंतजार करना। जैसे हम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू, अर्थात मैं आपसे मिलने के लिए बहुत बेताब हूं, मैं आपसे मिलने के लिए बहुत ही उतावला हूं और बेसब्री से प्रतीक्षारत हूं। बात समझ में आ रही है। तो लुक फॉरवर्ड टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगी, बल्कि अपने साथ में आईएनजी लेकर के आएगी। और ये अंतिम है बच्चों, यह है यूज टू। यूज टू का प्रयोग दो प्रकार से होता है। एक तो मॉडल की तरह, जैसे आई यूज टू गो टू स्कूल एवरी डे, तो गोया आ रहा है तो कोई समस्या नहीं है। लेकिन बच्चों जब आई के साथ सीधे यूज टू न आकर के इजा मारा जाए, जैसे मैं कहता हूं आई एम यूज टू गेटिंग लेट एवरी डे, आई एम यूज टू गेटिंग अप लेट एवरी डे, मैं हर दिन देर से उठने का आदी हूं। व्हेन आई वाज इन द यूएस, जब मैं यूएस में था, आई वाज यूज टू ड्राइविंग इन द राइट, जब मैं यूएस में था तो मेरी क्या दाएं हाथ की तरफ गाड़ी चलाने की आदत पड़ गई थी। तो आई के बाद क्या बोला मैंने, वाज बोला। तो वाज बोला और उसके बाद यूज टू बोला, तो इसका मतलब यूज टू मॉडल नहीं है, क्योंकि बच्चों जब मॉडल होता है तो वाज आ ही नहीं सकता। जब मॉडल होता है तो मॉडल खुद ही आता है, क्योंकि मॉडल तो खुद ही एक हेल्पिंग वर्ब का काम करता है। लेकिन आई के साथ जब मैंने बोल दिया कि आई वाज यूज टू ड्राइव नहीं आएगा, आई वाज यूज टू ड्राइविंग ऑन द राइट व्हेन आई वाज इन द यूएस फॉर 2 years, जब मैं 2 साल यूएसए में रहा तो मेरी दाएं तरफ गाड़ी चलाने की आदत पड़ गई। इस तरीके समझ में ये चीजें आ जानी चाहिए बच्चों आपके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इन सबके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इन सबके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गलत है। और शुद्ध क्या, सही क्या है, इन सबके बाद बच्चों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग शुद्ध है। ये आगे बात समझ में, ये चीज मुझे समझानी थी। तो देखो आप, आई लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू सून, यानी मैं शीघ्र आपकी तरफ से प्रतिक्रिया प्राप्त करने की आशा है मुझे। और देखो बच्चों, पहले ऐसा समय था, हम यूं पढ़ाते थे कि राइट हैंड साइड में आपको लिखना चाहिए, पत्र का अंत करना चाहिए राइट हैंड साइड में। लेकिन अब जमाना बदल गया है, अब आपको बाएं हाथ की तरफ ही पत्र का अंत करना पड़ेगा। और ये वाला पार्ट जो बच्चों, इसके लिए थोड़ी स्पेस देनी पड़ेगी। देखो कितनी स्पेस दी गई है। ऐसा नहीं सीधे इसी लाइन के नीचे लिख दो, आप 2-3 लाइन छोड़ेंगे। और बाएं हाथ की तरफ क्या लिखोगे, योर सिंसियरली। यह है बच्चों, सीधे अपना नाम नहीं लिखोगे, योर सिंसियरली, और नीचे आपने लिख दिया रमेश गुप्ता। योर सिंसियरली और नीचे आपने क्या लिख दिया, आपका नाम लिख दिया रमेश गुप्ता। इस पूरे पत्र को पढ़ के बच्चों 2-3 निष्कर्ष निकाले हमने। पहला निष्कर्ष तो हमने ये निकाला कि दिस इज ए कवरिंग लेटर फॉर ए फैक्स, ये फैक्स के लिए लिखा गया एक कवरिंग लेटर है। दूसरा निष्कर्ष हमने ये निकाला, दिस इज ए फॉर्मल लेटर, ये एक फॉर्मल लेटर है, इनफॉर्मल लेटर नहीं है। और तीसरा निष्कर्ष बच्चों हमने क्या निकाला, हमने जाने कुछ एब्रीविएशंस। कुछ एब्रीविएशन क्या क्या जाने हमने, जैसे बच्चों मैंने आपको कहा कि री का मतलब रिगार्डिंग होता है, एफएओ का मतलब होता है फॉर द अटेंशन ऑफ, असेप का मतलब होता है एज सून एज पॉसिबल। और बच्चों हमने ये भी जाना कि एक ऐसा पत्र जिसमें आप डियर और आगे मिस्टर सानी वगैरह वगैरह लिखते हैं, तो ऐसे पत्र का अंत करने के लिए लास्ट में क्या लिखना चाहिए, योर्स फेथफुली नहीं लिखना चाहिए, योर्स ओबीडिएंटली नहीं लिखना चाहिए, योर्स अफेक्शनेटली नहीं लिखना चाहिए। ऐसे पत्र के अंत में बच्चों आपको या तो योर्स ट्रूली लिखना चाहिए, योर्स ट्रूली, या फिर क्या लिखना चाहिए, योर्स सिंसियरली। योर्स में भी एक बात अच्छे से दिमाग में बैठाओ, ये काम की बात है बच्चों जिस पर आप कभी गौर नहीं करते हो। जब भी आप लिखते हो योर्स सिंसियरली, तो यहां पर 2-3 बातें हैं बच्चों जिन पर आपको गौर करना चाहिए। नंबर 1 तो सिंसियरली के पश्चात आपको कोमा नहीं लगाना चाहिए। नंबर 2 सिंसियरली का एस बड़ा नहीं अपितु छोटा लिखना चाहिए। और नंबर 3 योर्स के ऊपर कोमा भूल कर भी न लगाएं। समझ गए, आप लोग यूं लिखते हैं, देखो योर्स यों करके यों लिखोगे और यहां कोमा लगाओगे, ये नहीं आएगा, कोमा नहीं आएगा, वाई बड़ा आएगा और जो बाद वाला अक्षर है इसका पहला अक्षर जो है वो छोटा आएगा, दोनों के बीच में स्पेस होगा, यहां कोई कोमा नहीं आएगा। आगे समझ में, योर सिंसियरली जब आप लिखते हैं, पत्रकांत करते हैं, तो नंबर 1 बात तो राइट हैंड साइड में नहीं अपितु लेफ्ट हैंड साइड में आएगा, राइट हैंड साइड में नहीं आएगा, लेफ्ट हैंड साइड में आएगा। दूसरी बात, जब भी बच्चों आप योर सिंसियरली लिखोगे यानी सब्सक्रिप्शन लिखोगे, तो बॉडी से 3 लाइन छोड़नी पड़ेगी
ऊपर जो बॉडी वाला पार्ट है, ऐसा नहीं कि उसके नीचे आपने इसको चेप दिया, ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना पड़ेगा, कम से कम 3 पंक्तियां आपको छोड़ करके नीचे लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखना पड़ेगा, योर सिंसियरली। योर सिंसियरली में यू बढ़ाएगा, और योर्स में जब आप अपोस्ट्रोफी एस जोड़ते हैं तो ऊपर कोमा नहीं आएगा, आगे सिंसियरली का जो पहला अक्षर है वो स्मॉल लेटर में आएगा। एक बात ये समझें। दूसरी, बच्चों आपने लिखा था डियर मिस्टर साहनी, तो जो उसको कहते हैं उसको कहा जाता है पंक्चुएशन, सॉरी उसको कहा जाता है सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन का मतलब संबोधन। तो संबोधन जब आप लिखते हैं तो डियर का डी बढ़ाएगा, मिस्टर का एम बढ़ाएगा और साहनी का एम बढ़ाएगा। ये साधारण बातें थी बच्चों। और जो दूसरा वाला पार्ट है आपका, दूसरा वाला पार्ट है, वो वाला पार्ट क्या है, देखो बच्चों, आप दूसरे वाले पार्ट को मोहित कॉल्ड फुल स्टॉप। पहले ऊपर क्या लिखा हुआ है, ऊपर लिखा हुआ फ्राइडे, और फिर लिखा है 5:30 PM, यानी शाम के 5:30 बजे। फिर लिखा मोहित कॉल्ड, मोहित ने पुकारा। फिर लिखा स्टेइंग एट माउंट पॉइंट, फिर कोमा रूम 342, और फिर उसके आगे टेलीफोन नंबर, और उसके आगे लिखा कॉल हर बैक। कॉल हर बैक, उसे वापस कॉल करो, कॉल हर बैक, उसे वापस कॉल करो, और आगे लिखा नीचे भुवनेश। इस बच्चों ये जो वाला पूरा पार्ट जो मैंने समझाया है, इसे कृपया अपने नोटबुक में आप इसको उतारें, समझने का प्रयास करें कि इसमें क्या है। मैं आपको ये चीज जो है 1 मिनट का समय दे रहा हूं, 1 मिनट में आप इस चीज को समझिए चीज क्या है। जो पार्ट है ये तो आपने उतार लिया होगा और ये आपने समझा होगा। देखो दूसरे में क्या लिखा हुआ है। जो दूसरा वाला पार्ट बच्चों बी पार्ट है, इसके बारे में बहुत छोटी बात है। पहली बात तो बच्चों ये जो विदा है, पत्र लिखने की ये जो विदा है, इसको कहते हैं नोट। क्या है? इसका नाम है बच्चों नोट। लिखो, क्योंकि इतना छोटा है इसे सिर्फ एक नोट कहते हैं। क्या कहते हैं? नोट। और नोट की खास बात देखना। हाँ, नोट की खास बात यह है बच्चों, इसमें न तो कहीं प्लीज आया, न काइंडली आया है, न थैंक यू आया है, ठीक है, और न योर सिंसियरली आया, कुछ भी नहीं है। इसलिए यह भी निष्कर्ष निकाल लो कि ये लेटर तो है, पर ये कौन से प्रकार का, फॉर्मल या इनफॉर्मल? ये फॉर्मल नहीं है, ये इनफॉर्मल है। दूसरा निष्कर्ष देखो क्या लिखा हुआ है। मोहित कॉल्ड, मोहित ने फोन किया। स्टेइंग एट माउंट पॉइंट, माउंट पॉइंट के अंदर जैसे जो माउंट आबू है वहां कहीं कोई माउंट पॉइंट वहां ठहरा हुआ है, रूम नंबर इतने इतने, ये टेलीफोन, कॉलर बैक, कॉलर बैक, उसे वापस कॉल किया जाए, उसे वापस कॉल किया जाए। और नीचे लिखा हुआ है भुवनेश। तो भुवनेश ने मोहित को कहा है, मोहित कॉल्ड स्टेइंग एट माउंट रूम, है ना, कॉलर बैक, यानी उसको वापस कॉल किया जाए। तो ये भुवनेश तो बच्चों लिखने वाला है। भुवनेश ने जो है नोट लिखा है, भुवनेश ने नोट लिखा है। और किसको लिखा है? मोहित को। मोहित कॉल्ड, मोहित ने कॉल किया है। सॉरी, अब आगे समझ। मोहित इसमें बच्चों क्या होता है कि मोहित कॉल्ड यानी मोहित का फोन आया है। भुवनेश कह रहा है मोहित का फोन आया है। मोहित कॉल्ड स्टेइंग एट माउंट पॉइंट, माउंट पॉइंट के अंदर वो ठहरा हुआ है, और ये जो है उसका ये रूम नंबर है। तो ये जो बच्चों इतना सा जो आपने पढ़ा, इसको केवल एक नोट कहा जाएगा।
और नोट के बारे में आपसे पूछा जाए कि ये फॉर्मल है या इनफॉर्मल है, तो आपको क्या जवाब देना पड़ेगा? आपको ये जवाब देना पड़ेगा कि ये हमेशा इनफॉर्मल होता है, ये हमेशा इनफॉर्मल होता है। इसके बाद में बच्चों सी वाला पॉइंट और डी वाला पॉइंट। सी वाला पॉइंट याद रखो ईमेल है, कल थोड़ा इसको पढ़ जाइएगा। और जो डी वाला बच्चों वो कवरिंग लेटर है एप्लीकेशन के लिए। जब आप किसी को कोई आवेदन करते हैं तो उसके ऊपर जो कवरिंग लेटर, नीचे तो अपने दस्तावेजात लगाते हैं जो भी आवश्यक कागजात, और ऊपर एक कवरिंग लेटर लिख करके जो आप भेजते हैं तो कवरिंग लेटर कैसा होता है, ये वाला डी पार्ट में ये बात आएगी। तो जो बाकी बात है बच्चों वो हम अगली क्लास में करेंगे। आज की बात यही समाप्त। नमस्कार।